18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। फैंग शाओ की डांट से बूढ़े का चेहरा पहले लाल और फिर पीला पड़ गया। गुस्से से भरकर वह चिल्लाया, अरे बदतमीज, आज मैं तुझे तेरे मालिक की खातिर सबक सिखाऊंगा। फैंग शाओ ने व्यंग्य किया, मुझे सबक सिखाओ? क्या तुम्हारे पास योग्यता या अधिकार है? क्या आपको लगता है कि मैं आपको अनुशासित करने में असमर्थ हूं? तो फिर तुम भी कोशिश क्यों नहीं करते? फैंग शाओ ने अपनी भंडारण अंगूठी में हाथ डाला और एक और लंबी तलवार निकाली। दोनों तलवारें थामकर उसने युद्ध की मुद्रा अपनाई और ठंडे स्वर में कहा, आज ताइबेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र के नाम पर मैं संप्रदाय को शुद्ध करूंगा और संप्रदाय के तुम दोनों बदमाशों से निपटूंगा। कमीने, मेरे दादाजी चाचा पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े आदमी ने भी एक लंबी तलवार निकाली। उसकी नजरें फैंग शाओ पर टिकी थीं। फैंग शाओ की उड़ती तलवार क्यूई तकनीक ने बूढ़े आदमी को आखिरकार एहसास दिलाया कि फैंग शाओ की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। वह सोच रहा था कि फैंग शाओ को इतनी शक्तिशाली तलवार तकनीक दिखाने का मौका कहां से मिला। इसलिए, भले ही बूढ़ा आदमी जिद्दी था, उसके पास फैंग शाओ को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि, जैसे ही दोनों में टकराव होने वाला था, अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, रुको। फैंग शाओ ने आसमान की ओर देखा और किंग यांगजी को हवा में तैरते हुए, गंभीर भाव से सबको देखते हुए देखा। उसने सबसे पहले फैंग शाओ और बूढ़े व्यक्ति को लड़ने से रोका और फिर आंगन की स्थिति का निरीक्षण करने लगा। सराय के मालिक और छोटे लड़के को जमीन पर पड़े देखकर उनके शरीर अब पहचान में नहीं आ रहे थे। किंग यांगजी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये चेन को अचानक किंग यांगजी को प्रकट होते देखकर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वह अच्छी तरह जानता था कि इस बार उसने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है और उसका अपराध गंभीर था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई, तो संप्रदाय से निष्कासन अवश्यंभावी था और उसकी साधना भी समाप्त हो सकती थी। लेकिन तभी, ये चेन के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और उसे एक संभावना का एहसास हुआ। इसलिए उसने जल्दी से आकाश में किंग यांगजी को चिल्लाकर कहा, संप्रदाय गुरु अंकल, पवित्र पुत्र वरिष्ठ भाई निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या कर रहा है। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने मुझ पर तलवार तान दी। मैं केवल इसलिए बच गया क्योंकि मेरे ग्रैंड मास्टर अंकल समय पर पहुंच गए। कृपया, संप्रदाय गुरु अंकल, न्याय कायम रखें। फैंग शाओ ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये चेन, जब बेशर्मी की बात आती है, तो किसी को भी तुम्हारे सामने हार माननी पड़ेगी। ये चेन फैंग शाओ की बात समझ गया, लेकिन उसे जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि वह अपनी चतुराई पर खुश था। उसने अपनी सारी करतूतों का ठीकरा फैंग शाओ पर फोड़ दिया और दावा किया कि फैंग शाओ को लिंगलोंग मंडप से सामान चुराने के लिए सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई गई थी, जिससे वह क्रोधित हो गया और रात में हत्या कर बैठा। दूसरी ओर, ये चेन एक शूरवीर नायक बन गया जिसने फैंग शाओ को अपराध करने से रोका, लेकिन दुर्भाग्य से, वह अंततः उन दोनों की जान नहीं बचा सका। ये चेन ने धाराप्रवाह और वाक्पटुता से बात की और अंत में, उसे खुद भी इस बात पर विश्वास हो गया। फैंग शाओ एक तरफ खड़ा चुपचाप उसका प्रदर्शन देख रहा था। बूढ़े आदमी और किंग यांगजी के चेहरे काले पड़ गए। ये चेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बस उसे लग रहा था कि उसकी प्रतिस्थापन चाल कमाल की थी, और वह खुद को थोड़ा गर्व महसूस करने से नहीं रोक पाया। हालांकि, अपनी बात खत्म करने के बाद, उसने किंग यांगजी को फैंग शाओ को डांटते नहीं सुना, जिससे वह हैरान रह गया। इस समय, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, फैंग शाओ आज दोपहर ही संप्रदाय में लौटा है। ये चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि क्या हो रहा है, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे नहीं, हम रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अगर ये चेन ने कहानी का बाद वाला हिस्सा गढ़ा न होता, तो शायद कुछ और करने की गुंजाइश होती। लेकिन इस त्रुटिपूर्ण कहानी को गढ़ने के बाद कोई भी बता सकता था कि ये चेन झूठ बोल रहा है। इसलिए, झूठ बोलने में ये चेन का इरादा स्वयं स्पष्ट है।
इसलिए फैंग शाओ ने कुछ नहीं कहा, नहीं उसे बोलने की जरूरत थी। वह बस चुपचाप किंग यांगजी को देखता रहा, किंग यांगजी के रवैये पर गौर करता रहा। किंग यांगजी ने ये चेन को देखा और मन ही मन उसे एक बेकार मामला समझकर कोसने लगा। शुरू में उसे ये चेन काफी पसंद था, क्योंकि हालांकि वह लड़का प्रतिशोधी और स्वार्थी था, लेकिन वह निस्संदेह प्रतिभाशाली और निष्कपट था। ऐसे अहंकारी व्यक्ति का संप्रदाय का नेता बनने का कोई मौका नहीं था। अगर वह पवित्र पुत्र बन जाता तो संप्रदाय का नेता किंग यांगजी सचमुच संप्रदाय का नंबर 1 व्यक्ति बन सकता था। लेकिन अब ये चेन ने किसी को मार डाला है। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो बात अलग होती, उनके जैसे साधकों के लिए साधारण लोग चींटियों के अलावा कुछ नहीं हैं। जब तक वे दिखाई नहीं देते वे उन्हें नहीं मारेंगे। समस्या यह है कि उसने लिंगलोंग मंडप के प्रबंधक को भी मार डाला। पूरे पूर्वी महाद्वीप में हर कोई जानता है कि लिंगलोंग मंडप युंजियन मंडप के अधीन है, इसलिए लिंगलोंग मंडप का प्रबंधक युंजियन मंडप का सदस्य है। आपने युंजियन मंडप के किसी व्यक्ति को मार डाला, क्या आप स्पष्टीकरण देने की हिम्मत नहीं करते? यद्यपि ताइवेई संप्रदाय और युंजियन मंडप के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये ताइवेई संप्रदाय के लिए युंजियन मंडप के लोगों को अपनी इच्छा से मारने का कारण नहीं है। किंग यांगजी का चेहरा गंभीर था। उसने ये चेन को घूरते हुए कहा, पहले संप्रदाय में वापस चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। फैंग शाओ का चेहरा पीला पड़ गया। बिना कुछ कहे वह मुड़ा, उस छोटी बच्ची को जो वहां लकड़ी के खंभे की तरह खड़ी थी उठाया और अपनी तलवार पर सवार होकर उड़ गया। ये देखकर कि फैंग शाओ ने उसका अभिवादन तक नहीं किया, किंग यांगजी समझ गया कि फैंग शाओ उससे, उसके स्वामी से भी नाराज है। ये स्वाभाविक था, उस दोपहर उसके स्वामी ने उसे धोखा दिया था, और अब जब फैंग शाओ उसके पक्ष में नहीं था तो कोई भी क्रोधित हो जाता। हालांकि किंग यांगजी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फैंग शाओ का सबसे बड़ा गुण उसकी उदारता थी और वह अपने स्वामी का पर्याप्त सम्मान करता था। उसका मानना था कि अगर किंग यांगजी कुछ न भी कहे तो भी फैंग शाओ अपने स्वामी से कोई द्वेष नहीं रखेगा। किंग यांगजी ने एक पल सोचा, फिर एक संचार ताबीज निकाला और अपने कनिष्ठ भाई किन झाओ से संपर्क किया। किन झाओ को निर्देश दिया कि वह लिंगलोंग मंडप की रक्षा के लिए लियांग शहर में कुछ शिष्यों को भेजे। युंजियान मंडप द्वारा किसी को भी भेजे जाने से पहले ताइवेई संप्रदाय को लिंगलोंग मंडप की अच्छी तरह से सुरक्षा करनी थी। युंजियन मंडप पूर्वी महाद्वीप में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा रखता है और उसका अधीनस्थ लिंगलोंग मंडप भी काफी प्रसिद्ध है। इसलिए अधिकांश संप्रदाय लिंगलोंग मंडप के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं करते। प्रत्येक शहर में प्रत्येक लिंगलोंग मंडप का प्रबंधन आमतौर पर केवल एक प्रबंधक द्वारा किया जाता है, जो प्रबंधन में मदद के लिए कुछ स्थानीय लोगों को नियुक्त करता है। जहां तक पहरेदारों की बात है तो वे लगभग न के बराबर हैं। यही कारण था कि ये चेन प्रबंधक को मारने में सक्षम था। हालांकि पहरेदारों की कमी का मतलब यह नहीं है कि लिंगलोंग मंडप कमजोर है और उसे आसानी से धमकाया जा सकता है। युंजियन मंडप की विधियों से जब तक साधक ताइक्विंग क्षेत्र या झेनरू क्षेत्र में नहीं है, तब तक उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है जिसने ये कदम उठाया है। अगर वह उस क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति है तो उसकी सुरक्षा के लिए पहरेदार भेजना मूलतः बेकार होगा। निर्देश देने के बाद किंग यांगजी मुड़ा और ये चेन को गौर से देखने लगा। किंग यांगजी की नजरों से ये चेन की रीढ़ में से हरन दौड़ गई, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। काफी देर बाद किंग यांगजी ने ठंडी सांस ली और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। अखाड़ा शांत हो गया। काफी देर बाद और अधिक मौन सहन न कर पाने के कारण ये चेन बूढ़े व्यक्ति से फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, ग्रैंडमास्टर अंकल, इस लिंगलोंग मंडप में बहुत सारे खजाने हैं। हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है, तो क्यों ना हम। इससे पहले कि ये चेन अपनी बात पूरी कर पाता, बूढ़े व्यक्ति ने उसे निराश भाव से देखते हुए उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तुम बदमाश, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? ये लिंगलोंग मंडप है, युंजियन मंडप की संपत्ति। तुम्हें क्या लगता है कि तुम युंजियन मंडप से चीजें ले जा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है? ये चेन ने एक अपमानजनक भाव के साथ कहा, मैं यह संप्रदाय की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जरा सोचो, अगर हमारे पास लिंगलोंग मंडप से ये खजाने होते तो क्या हमारे ताइवेई संप्रदाय की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती? फिर हमारे ताइवेई संप्रदाय को धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ एक नजर डाली और चिढ़कर बोला, लिंगलोंग मंडप की ये चीजें अभी तो आसानी से ली जा सकती हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? क्या तुम इन्हें सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने की हिम्मत करोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले ही दिन युंजियान मंडप से लोग तुमसे हिसाब किताब करने आएंगे। ये चेन के पास मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्लाउड पवेलियन की प्रतिष्ठा अच्छी थी, तो क्या हुआ? एक दिन तो वह पूरे क्लाउड पवेलियन को अपने अधीन कर लेगा। इस बीच फैंग शाओ उस छोटी बच्ची को पकड़े हुए अपनी तलवार पर सवार होकर रात के आकाश में उड़ रहा था। उसने उसे रात की ठंडी हवा से सावधानी से बचाया ताकि वह उसकी गोद में मौजूद बच्ची तक न पहुंचे।
कुछ देर बाद फैंग शाओ ने अपनी गोद में ली हुई छोटी बच्ची को हिलते हुए महसूस किया। उसने नीचे देखा तो वह बच्ची अपनी चमकीली आंखें फैलाए उसे घूर रही थी। फैंग शाओ ने धीरे से छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, छोटी लड़की, डरो मत, मास्टर यहाँ हैं। मालिक, मेरा भाई कहाँ है? छोटी लड़की ने धीरे से पूछा। एक क्षण की चुप्पी के बाद फैंग शाओ ने कहा, तुम्हारा भाई? वह दूसरी दुनिया में चला गया। मालिक झूठ बोल रहे हैं। मैंने अभी देखा, उस आदमी ने मेरे भाई को मार डाला। छोटी बच्ची अचानक चीखी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए उस आदमी को मार डालूंगी। और दुकानदार अंकल का भी बदला लूंगी। फैंग शाओ ने धीरे से छोटी लड़की की पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा मालिक तुम्हारा बदला ले, या तुम खुद बदला लेना चाहती हो? छोटी लड़की फैंग शाओ को घूरती रही, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या मतलब है। फैंग शाओ ने कहा, अगर तुम्हारा मालिक तुम्हारा बदला लेता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि हत्यारा 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अगर तुम खुद ऐसा करते हो, तो तुम्हारा मालिक अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे सकता है। जब तुम अपने दुश्मन को मारने लायक साधना कर लोगे, तो तुम अपने भाई और दुकानदार का बदला खुद ले सकते हो। फैंग शाओ के लिए ये चेन को मारना, हालांकि परेशानी भरा और संभावित रूप से जटिल था, अंततः संभव था। हालांकि अब उसके सामने एक और समस्या थी। ये चेन उस छोटी लड़की की जान ले चुकी थी। उसने ये चेन को अपने छोटे भाई की हत्या करते देखा था, जिससे उसे गहरा सदमा पहुंचा था, जो उसकी भविष्य की साधना के दौरान उसके आंतरिक राक्षसों को अवश्य ही उकसाएगा। अगर फैंग शाओ अभी ये चेन को मार देता, तो भविष्य में छोटी बच्ची के अंदर के शैतानों से निपटने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए फैंग शाओ ने छोटी बच्ची को यह विकल्प दिया। छोटी लड़की की आंखें भावनाओं से भर आईं और काफी देर बाद उसने तनावपूर्ण स्वर में कहा, शिष्य, शिष्य मेरे भाई का बदला मेरे ही हाथों लेना चाहता है। फैंग शाओ ने सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में, मास्टर आपके दुश्मन से बदला लेने में आपकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। अगले दिन माउंट ताइवेई की घंटी 6 बार बजी। 6 घंटियां ये संकेत देती हैं कि आज संप्रदाय में एक बड़ी घटना की घोषणा की जाएगी, और सभी आंतरिक शिष्यों और सच्चे शिष्यों को इसमें उपस्थित होना होगा। घंटी की आवाज सुनकर कई शिष्य हक्के बक्के रह गए, सोच रहे थे कि आखिर कौन सी महत्वपूर्ण बात की घोषणा की जानी है। इससे पहले 6 घंटियां सिर्फ एक बार ही बजी थीं, और वह भी फैंग शाओ के पवित्र पुत्र के रूप में पदारोहण समारोह के दौरान। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही दिनों बाद घंटी 6 बार और बजी। घंटी की आवाज सुनकर आंतरिक और सच्चे दोनों शिष्य अपना काम छोड़कर संप्रदाय के चौक में आ गए। पहुंचकर उन्होंने देखा कि संप्रदाय के नेता किंग गजी और एल्डर किन झाओ और डू युवानशी पहले से ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कीमिया मंडप और फोजिंग कार्यशाला से एल्डर झू और सोंग भी आ गए। एल्डर झू का असली नाम झू यू था, और एल्डर सोंग का असली नाम सोंग लियान था। दोनों ही मूल रूप से ताइवेई संप्रदाय के नहीं थे, वे स्वतंत्र साधक थे जिन्हें फैंग शाओ ने पर्वत से उतरने के बाद भर्ती किया था। एक कीमिया में कुशल था और दूसरा धातु निर्माण में। हालांकि उनकी क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, फिर भी वे पूर्वी महाद्वीप में अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे। फैंग शाओ ने उन्हें संप्रदाय की कीमिया और धातु निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भर्ती किया था। आखिरकार, साधकों के लिए अमृत और जादुई खजाने अपरिहार्य हैं। इन 5 लोगों के अलावा, मेज के शीर्ष पर बैठे लोगों में सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। ये बूढ़ा व्यक्ति ज्यादातर शिष्यों के लिए एक अपरिचित चेहरा था, बहुत कम लोग उसके मूल के बारे में जानते थे। उसके शांत स्वभाव को देखते हुए कई लोगों ने मन ही मन अनुमान लगाया कि यह बूढ़ा व्यक्ति पवित्र पुत्र द्वारा नियुक्त कोई नया एल्डर हो सकता है। कुछ ही देर में सभी आंतरिक शिष्य और व्यक्तिगत शिष्य वर्ग में प्रवेश कर गए। इस समय फैंग शाओ भीड़ के पास गया और शिष्यों से ऊंची आवाज में कहा, साथी शिष्यों, मैं आज आप सभी को एक महत्वपूर्ण मामले की घोषणा करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया हूँ। यह मामला हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, और इसलिए आप सभी को इसकी गवाही देने की आवश्यकता है। कुछ देर रुकने के बाद फैंग शाओ ने आगे कहा, तीसरी शाखा संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य, ये चेन ने कुछ दिन पहले बिफांग मैदान में अभियान के दौरान अपने साथी शिष्य पर क्रूरतापूर्वक हमला किया और संप्रदाय का खजाना, बिफांग ज्वाला, भी चुरा लिया। इतना ही नहीं, कल उसने लियांग शहर के लिंगलोंग मंडप में भी घुसपैठ की और मंडप के प्रबंधक, देंगसू और एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी। उसके तरीके जघन्य और कार्य क्रूर थे, जो संप्रदाय के दूसरे, चौथे, 5वें और 7वें शीलों का उल्लंघन करते थे। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि उसकी साधना छीन ली जाए, उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए और दुनिया को इसकी घोषणा कर दी जाए। इन शब्दों से श्रोताओं में हंगामा मच गया। ताइवेई संप्रदाय के 7 प्रमुख नियम, हालांकि कुछ ही शब्दों में, वह आधार हैं जिन पर यह संप्रदाय वर्षों से स्थापित है। संप्रदाय के सभी सदस्यों को इनका पालन करना होगा, और जो कोई भी इनका उल्लंघन करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में हाल के वर्षों में ताइवेई संप्रदाय के बहुत कम लोगों ने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है।
जब भी वे ऐसा करते हैं तो अपराध ज्यादातर मामूली होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के एकांत कारावास की सजा होती है। आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां किसी ने एक साथ 2 से ज्यादा संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया हो और उसे साधना से वंचित करके संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया हो। इस बार बात सचमुच हाथ से निकल गई। तीसरी शाखा के एक शिष्य ने एक जोरदार हमला किया जिससे संप्रदाय के 4 नियम एक साथ टूट गए। ध्यान रहे, कुल मिलाकर सिर्फ 7 नियम हैं। इस आदमी ने संप्रदाय के नियमों की गरिमा को रौंद डाला और अकेले ही उन्हें कुचल दिया। ये सुनकर सभी शिष्यों ने मन ही मन ये चेन को अंगूठा दिखाया। वह निर्दयी है। हालांकि फैंग शाओ द्वारा सजा की घोषणा के बाद किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, रुको, मैं असहमत हूं। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। वह खड़ा हुआ, फैंग शाओ की ओर इशारा किया और गुस्से से घूरा, तुम साफ तौर पर ईर्ष्या और जलन से प्रेरित होकर अपना बदला चुकता करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें जलन हो रही है कि ये चेन की योग्यता तुमसे बेहतर है, उसकी साधना तुमसे तेज है, वह तुम्हारे पवित्र पुत्र के पद के लिए खतरा है, इसीलिए तुम ये चेन को संप्रदाय से निकालने के लिए इतने आतुर हो। तुम कितने दुष्ट हो। संक्षेप में मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी ये चेन की साधना को कमजोर नहीं कर पाएगा। फैंग शाओ ने बूढ़े व्यक्ति की ओर ठंडी निगाहों से देखा और बदले में पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दहाड़ा, मैं लिंग जुजी हूँ, किंग्यांग संप्रदाय के नेता का दादा। मैं तुम्हारा दादा हूँ। फैंग शाओ ने शांति से पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? लिंग जुजी अवाक रह गया। तभी अचानक किंग्यांगजी बोल पड़ा। उसने शांति से कहा, वरिष्ठ लिंगक्षुजी मेरे दिवंगत गुरु युजिजी के कनिष्ठ भाई हैं, इसलिए इस विषय पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैंग शाओ ने शांति से कहा, गुरु, दुनिया में बहुत से ठग और धोखेबाज हैं और उन सभी से बचना असंभव है। गुरु को सत्य और असत्य में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए और खलनायकों से धोखा नहीं खाना चाहिए। किंग्यांग जी ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, लिंगक्सू जी ने गुस्से से कहा, लड़के, तुम किसे झूठा कह रहे हो? फैंग शाओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और किंग्यांगजी से बात करते रहे, कृपया न्याय करें गुरु। तीनों शाखाओं के प्रत्यक्ष शिष्य ये चेन के खिलाफ सबूत अकाट्य और अकाट्य हैं। संप्रदाय की गरिमा बनाए रखने के लिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लिंगजूजी ने गुस्से से जवाब दिया, आप दावा करते हैं कि सबूत निर्णायक हैं, लेकिन वे कहाँ हैं? फैंग शाओचोंग ने एक तरफ सिर हिलाया और शांति से कहा, कृपया संप्रदाय की तीसरी शाखा की प्रत्यक्ष शिष्या जूनियर सिस्टर लू किंग्युआन को आमंत्रित करें। लू किंग्युआन भीड़ से आगे बढ़ी। उन्होंने पहले किंग्यांगजी और अन्य लोगों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर बोली, कुछ दिन पहले मैं और मेरे साथी शिष्य हमारे पवित्र पुत्र के नेतृत्व में बिफांग ज्वाला की खोज में बिफांग मैदान गए थे। सौभाग्य से हमारे पवित्र पुत्र की रणनीतिक योजना के कारण हमें बिफांग ज्वाला प्राप्त करने में सफलता मिली। हालांकि इसे प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद काले कपड़े पहने एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ, जिसने पहले वरिष्ठ बहन हान बियुन को घायल किया और फिर बिफांग ज्वाला चुरा ली। मैंने उसका पीछा किया और थोड़ी देर की बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने एक रक्तलाल तलवार निकाली। मैंने उसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया, वह रक्तलाल तलवार ये चेन की तलवार थी। इसके अलावा उसने जो भी तकनीकें इस्तेमाल की वे सभी हमारे संप्रदाय की तलवारबाजी से ली गई थीं। इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकालने का साहस करती हूँ कि काले कपड़े पहने वह नकाबपोश व्यक्ति ये चेन ही था। मैं आपसे बड़ों से आगे की जांच करने का आग्रह करती हूँ। फैंग शाओ के साथ वापस आते हुए लू किंग्युआन को ये बात पहले ही समझ आ गई थी। फैंग शाओ ने इस संप्रदाय के लिए बहुत त्याग किया था और वे सभी शिष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके योगदान से लाभान्वित हुए थे। फैंग शाओ की तुलना में लू किंग्युआन जैसे साधारण शिष्य ने संप्रदाय में कितना योगदान दिया था, ये सोचकर लू किंग्युआन को शर्म महसूस हुई और वह ये चेन की रक्षा करने के लिए और भी अनिच्छुक हो गया। लू किंग्युआन के बोलने के बाद पूरा श्रोतागण एक बार फिर से हंगामा करने लगे। 3 शाखाओं के एक शिष्य के रूप में लू किंग्युआन ने सार्वजनिक रूप से ये चेन पर आरोप लगाया, जो स्वयं 3 शाखाओं का प्रत्यक्ष शिष्य था। इसके निहितार्थ सामान्य से बहुत दूर थे। जो लोग लू किंग्युआन और ये चेन के बीच के रिश्ते को जानते थे वे लू किंग्युआन के आरोप से और भी हैरान थे। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि बड़ी बहन, जो आमतौर पर ये चेन का सबसे अच्छा ख्याल रखती थी, अपने छोटे भाई पर इतना निर्दयी आरोप कैसे लगा सकती है। सभी लोगों में से सबसे अधिक हैरान 3 शाखाओं के प्रभारी व्यक्ति डू युवानशी थे। जब डू युवानशी चौक पर पहुंची तो वह पूरी तरह से हतप्रभ रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फैंग शाओ के बोलने के बाद ही उसे पता चला कि यह एक बार फिर उसके छोटे से प्रशिक्षु की वजह से ही हुआ था। उसकी हरकतों से डू युवानशी स्तब्ध रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये चेन ऐसा कुछ कर सकता है। इससे पहले कि वह सदमे से उबर पाती, एक और चौंकाने वाली घटना घटी।
जिसने ये चेन पर संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, वह वास्तव में उसका अपना तीसरा शिष्य लू किंगयुआन था। इस पल डू युवानशी को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में हो। वह खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी, आज मुझे क्या हो गया है। पहले तो डू युवानशी अपनी सबसे छोटी शिष्या के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब वह बोल नहीं सकती थी। आखिरकार उसकी तीसरी शिष्या ही तो उसके चौथे शिष्य पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगा रही थी, और गुरु होने के नाते अगर वह उनमें से किसी के लिए भी बोलती तो उस पर पक्षपात का संदेह होना स्वाभाविक था। इसलिए वह चुप ही रह सकती थी। डू युवानशी के चुप रहने के बाद केवल लिंग जूजी ही बचा था, जो ये चेन को दोषमुक्त करने के लिए दृढ़ था। लिंग जूजी ने दहाड़ते हुए कहा, तुम छोटी लड़की, तुम तलवार और तलवार की तकनीकों के आधार पर कैसे निष्कर्ष निकाल सकती हो कि उसने बिफांग ज्वाला चुराई है? क्या कोई और उसका प्रतिरूपण नहीं कर सकता था? लू किंगयुआन ने अपना सिर उठाया, सीधे लिंग जूजी की आंखों में देखा, और न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मैंने देखा है, और इसमें एक भी झूठ नहीं है। अगर एक भी झूठा बयान है तो मैं बिजली से जलने की पीड़ा सहने को तैयार हूं। एक ताओवादी साधक को सच्चा अमर बनने से पहले उसे बिजली के कष्ट से गुजरना होगा। लू किंगयुआन की प्रतिज्ञा उसके अपने साधना पथ पर चलने की शपथ लेने के समान थी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए लू किंगयुआन के बोलने के बाद चौक में मौजूद शिष्यों ने मूलतः उस पर विश्वास कर लिया। लिंग जूजी ने ठंडी सांस ली और कहा, कोई भी शपथ ले सकता है। यहां तक कि एक नश्वर जिसने कभी क्यूई का अभ्यास नहीं किया है, वह आसानी से दर्जनों शपथ ले सकता है। आप शपथ लेने की हिम्मत करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने स्वयं के दाव दिल की कसम खाने की हिम्मत करते हैं कि आपने व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति का असली चेहरा देखा है जिसने आपको लूटा है? लू किंगयुआन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, इस शिष्य ने इसे नहीं देखा। लिंग जूजी का चेहरा आत्मसंतुष्टि से चमक उठा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बकवास कर रहे हो। इस समय फैंग शाओ अचानक बोला, तो फिर आप कैसे समझाएंगे कि ये चेन के वंश में बिफांग ज्वाला की आभा क्यों है? लिंग जूजी अवाक रह गया। कल के भीषण युद्ध के दौरान फैंग शाओ को साफ तौर पर एहसास हो गया था कि ये चेन के वंश में बिफांग ज्वाला की आभा है। तियानहुआ जेड स्लिप से इसकी जांच करने पर फैंग शाओ ये जानकर हैरान रह गया कि ये चेन के पास वास्तव में अग्नि भक्षण करने वाला शरीर है, जो आध्यात्मिक ज्वालाओं को भस्म करके अपने वंश को मजबूत बनाता है। ये दोनों तथ्य एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिफांग ज्वाला को ये चेन ने चुरा लिया था और खा लिया था। लिंग जूजी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसे नहीं लगता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।